जुड़ी खबरों की स्थापना रजत जयंती उत्सव वर्ष के ही उपलक्ष्य में देहरादून की रेस कोर्स में स्वच्छता अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने खुद सफाई कर स्वच्छता का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि राज्य स्थापना दिवस की पूर्व संध्या है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरे देश में स्वच्छता अभियान चला था, जिसके चलते 10 वर्ष पूरे हो चुके हैं और स्वच्छता की ओर देश आगे बढ़ रहा है। राज्य स्थापना दिवस की आज पूर्व संध्या है। एक दिन पहले हम सब लोगों ने हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर स्वच्छ भारत अभियान चला था और उसके 10 वर्ष पूरे हुए हैं। निरंतरता से देश स्वच्छता की ओर आगे बढ़ा है और हमारा राज्य पर्यटन की दृष्टि से, श्रद्धालुओं की दृष्टि से, तीर्थयात्रियों की दृष्टि से पूरे देश दुनिया के लोग यहाँ आते हैं। इसलिए हमारे राज्य में स्वच्छता होना बहुत ज़रूरी है और हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, उस दिशा में हम तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। हर क्षेत्र में आज उत्तराखंड अपने मुकाम की ओर आगे बढ़ रहा है, लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा है और कल से हम 24 साल पूरे करके 25वें साल में जा रहे हैं। इसलिए सभी लोग इस स्वच्छता के अभियान में भी सहभागी बने। आज का पूरा दिन, चूँकि हमने हमारे यहाँ जो आज से 5 दिन पहले एक बहुत दुखद दुर्घटना हुई थी अल्मोड़ा के मरचूला के पास, जिसमें 36 हमारे बीच के हमारे भाई बहन बच्चे दिवंगत हो गए, हमारे बीच में नहीं रहे। तो आज सभी जगह इस श्रमदान का कार्यक्रम और स्वच्छता का अभियान चलाया है। भगवान उनकी आत्मा को भी शांति दे और अपने श्री चरणों में स्थान दे। उनके पारिवारिक जनों को जो आघात पहुंचा है, कष्ट हुआ है, उनको इस कष्ट को सहने की शक्ति प्रदान करे और जो घायल हैं वो जल्दी स्वस्थ हों। साथ ही हमारा राज्य तेजी से आगे बढ़े और हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में हमारी गिनती हो। उत्तरकाशी में मस्जिद को लेकर हुए बवाल पर अब सरकार सख्त हो गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस मामले में जिला प्रशासन को पुनः दस्तावेज चेक करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जिला प्रशासन को ये निर्देश दिए गए कि मस्जिद या उसके आसपास की जमीनों से जुड़े हुए सभी दस्तावेज दोबारा से जांच की जाए ताकि सच्चाई का पता चल सके। बताते चले कि उत्तरकाशी में मस्जिद को गिराने को लेकर यहां मांग की गई थी और इसी मांग को लेकर पिछले दिनों संयुक्त धर्म रक्षा संगठन की ओर से जन आक्रोश रैली निकाली गई थी, जिसमें 9 पुलिसकर्मी सहित 27 लोग यहां घायल हुए थे। अभिलेखों की फिर से जांच की जाएगी सर, किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, वहाँ पर चूँकि इस प्रकार की बातें आई हैं और इसलिए मैंने वहाँ के जिला प्रशासन को इसमें निर्देश दिया है कि उन अभिलेखों की पुनः जांच करें। देहरादून स्थित सचिवालय परिसर में सचिव आर मीनाक्षी, जो कि आप देखिए आर मीनाक्षी सुंदरम व स्टाफ के साथ बीते दिनों हुई अभद्रता और गाली गलौज मामले में सचिवालय संघ लामबंद हो गया है। सचिवालय संघ से जुड़े हुए तमाम कर्मचारियों ने सचिवालय परिसर में एकत्रित होकर अपना विरोध दर्ज कराया और कार्य बहिष्कार किया। इस दौरान मीडिया से मुखातिब होते हुए सचिवालय संघ के अध्यक्ष सुनील लखेड़ा ने कहा कि सचिवालय परिसर में अधिकारी और उनके स्टाफ के साथ जो दुर्व्यवहार किया गया है, ये बिल्कुल भी उचित नहीं है, जिसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। साथ ही सचिवालय संघ के पूर्व अध्यक्ष दीपक जोशी भी समर्थन में उतर आए और उन्होंने कहा कि किसी भारी व्यक्ति द्वारा यहां सचिवालय के अंदर प्रवेश कर किसी अधिकारी को डराना धमकाना गलत है और ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे जो सचिवालय परिवार के 2 सदस्य हैं, उनके साथ जो अभद्र व्यवहार हुआ है, हम उसका विरोध करते हैं और ऐसी घटना का दोबारा पुनरावृत्ति नहीं हो, क्योंकि सचिवालय परिसर में आकर के इन व्यक्तियों द्वारा जो दुर्व्यवहार किया गया बड़ा निंदनीय है। ये घटना इस प्रांगण में हो सकती है तो अगर विभागों की क्या स्थिति होगी, इसके लिए हमने पुरजोर विरोध किया और हमने कहा है इनके विरुद्ध जिन्होंने ये कृत्य किया है कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। देखिए, आपको याद होगा कि एक अभी कुछ दिनों पहले घटना हुई, 2-3 दिन पहले मीनाक्षी सुंदरम साहब के कमरे में, और हमारा सिर्फ इस बात को लेके रोष है कि वहाँ सचिवालय सेवा के 2 अधिकारियों को कॉलर पकड़कर किसी व्यक्ति द्वारा उसको डराया धमकाया गया, मारपीट की नौबत की गई, जूता निकाल के मारने का प्रयास किया गया। ये बहुत ही अशोभनीय है सचिवालय जैसे सर्वोच्च कार्यालय इकाई में, और जहाँ पर हम सरकार जहाँ बैठती हो, मुख्यमंत्री जहाँ बैठते हो, चीफ सेक्रेटरी जहाँ बैठती हो, वहाँ पर कोई बाहर के आदमी आकर इस तरह से कर्मचारियों के साथ बदतमीजी करें, उनका कॉलर पकड़ें, बाहर देख लेने की धमकी दें, इसको लेकर यहाँ रोष व्याप्त है कर्मचारियों में। और केवल इस बात को लेकर कि
बाकी मुद्दे अपनी जगह में हैं, बाकी शिकायतें अपनी जगह में हैं, उसके सक्षम स्तर हैं, लेकिन किसी की भी व्यक्ति को सरकारी कर्मचारी से मारपीट करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। और इस तरह से जो भी ये शर्मनाक घटना हुई है, ये बहुत ही निंदनीय है, जिसकी हम लोग निंदा यहाँ कर रहे हैं। उत्तराखंड सरकार के ऊर्जा सचिव और उनके कार्यालय स्टाफ पर हमले की चारों तरफ कड़ी निंदा हो रही है और कांग्रेस हो या फिर बीजेपी, दोनों दलों ने इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा कर दी है। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले की जांच चल रही है और सच्चाई सामने आने तक इंतजार करने की बात है। चलिए आपको दिखा देते हैं कि पूरे मामले में कांग्रेस और भाजपा का क्या कुछ कहना है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है पूरा प्रकरण, बहुत ही शर्मसार करने वाला है, क्योंकि उत्तराखंड एक बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण है उत्तराखंड का, और लोग हमें बहुत ऊंची दृष्टि से देखते हैं। और ये एक अपवाद है, ये एक एक्सेप्शनल केस है जिस तरह का सचिवालय में जो प्रकरण कल घटित हुआ। लेकिन हाँ, अब क्योंकि पुलिस प्रशासन के पास ये केस चला गया है, तो ये पड़ताल का विषय है कि इसमें सही कौन है और गलत कौन, और अभद्रता यदि हुई तो किस लिमिट तक अभद्रता हुई है। कहीं किसी को टारगेट करने की कोशिश तो नहीं हो रही, कहीं पॉलिटिकल वेंडेटा तो नहीं है, कहीं बदले की भावना से प्रेरित ये पूरा मामला तो नहीं है। ये सब अभी भविष्य के गर्भ में है और इसकी पड़ताल गहनता से होनी चाहिए, क्योंकि इस तरह के मामलों की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। एक शीर्ष स्तर पर बैठा हुआ अधिकारी बहुत पढ़ लिख कर मशक्कत करके वहां पहुंचता है जहां मीनाक्षी सुंदरम है, वहीं दूसरी ओर बेरोजगार संघ का अध्यक्ष बॉबी पवार, जिसका अपना समाज में एक स्थान है, युवाओं के का हृदय सम्राट जिसको कहा जाता है, और कहीं ना कहीं एक प्रेरणा स्रोत है वो युवाओं के लिए प्रदेश के, जिन्होंने हमेशा युवाओं की जो कष्ट और पीड़ा है, जो युवाओं की बात है, वो मुखरता से उठाने का काम किया। एक नहीं कई बार जेल होकर आ गए हैं बॉबी पवार, केवल जन समस्याओं को लेकर। तो ऐसे में पड़ताल के बाद ही ये कहा जा सकता है, क्योंकि हम तो प्रत्यक्षदर्शी हैं नहीं, इसलिए ये देखने वाली बात होगी कि कुछ ठोस निकल कर आए, कहीं खोदा पहाड़ और निकली चुईया ना हो। निश्चित रूप से ये जांच का विषय है और इसमें कानून किसी को अपने हाथ में नहीं देना चाहिए। और हमारी सरकार निश्चित रूप से जनता के प्रति जवाबदेह है और जनता के जो सरोकारों के प्रश्न हैं उनको हल करने का सरकार ने कृत संकल्प है। माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड राज्य के अंदर किसी भी तरह अराजकता का वातावरण नहीं बनना चाहिए। इस राज्य के अंदर एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में, चाहे वो राजनेता हों या अधिकारी हों, सबको एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में इस राज्य के विकास के लिए सोचना चाहिए, इस राज्य के विकास को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करने चाहिए। किसी भी प्रकार से, किसी भी तरह से किसी को भी कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। अगर किसी को किसी प्रकार की कोई कठिनाई है तो निश्चित रूप से उसके लिए वो माननीय मुख्यमंत्री से इस संबंध में वार्ता कर सकते हैं, संबंधित मंत्री से इस संबंध में वार्ता कर सकते हैं। तो एक स्वस्थ वातावरण उत्तराखंड राज्य के अंदर बने। ये वो उत्तराखंड राज्य बहुत शांत प्रिय राज्य है और इस यहाँ के निवासी भी एक देवभूमि है। इस देवभूमि से एक अच्छा संदेश पूरे देश के अंदर जाना चाहिए कि राज्य के अंदर एक अच्छी संस्कृति रहनी चाहिए। एक अच्छी संस्कृति राजनेताओं के बीच में भी रहनी चाहिए, नेताओं के बीच में भी रहनी चाहिए, आंदोलनकारियों के बीच में भी रहनी चाहिए, कर्मचारियों के बीच में भी रहनी चाहिए, अधिकारियों के बीच में भी रहनी चाहिए। इसलिए मेरा सभी पक्षों से कहना रहता है कि कोई भी हो, किसी को भी कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। निश्चित रूप से मामला उत्तराखंड प्रदेश में लगातार हो रहे पलायन के मुद्दे को लेकर जहां विपक्ष लगातार सरकार का घेराव कर रही है, वहीं सरकार भी पलायन को रोकने के लिए कई योजना चलाने के लिए बड़े बड़े दावे कर रही है। लेकिन सरकार के इन दावों के बाद भी उत्तराखंड का पलायन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। हमारे संवाददाता धनराज गर्ग ने पलायन को रोकने के लिए धर्मपुर विधायक विनोद चमोली से भी खास बातचीत की है कि किस तरह से काम चल रहा है, वो आपको सुना देते हैं। पलायन एक सबसे बड़ा मुद्दा है और पलायन को रोकने के लिए कहीं ना कहीं तमाम तरह की योजनाएं सरकार के द्वारा निकाली गई हैं। वहीं हमारे साथ मौजूद हैं विधायक विनोद चमोली जी, उनसे भी जानेंगे कि आखिर पलायन के लिए क्या कुछ कर सकते हैं। सर, लगातार देखा जाए तो उत्तराखंड के अंदर पलायन है। पलायन के लिए आपने अभी अपने संबोधन में भी कहा है कि कहीं ना कहीं अपने जो घर हैं, पुराने घर हैं, उनसे जुड़ना चाहिए। तो किस तरीके से अपील करेंगे जनता से? देखिए, मैं बड़ा स्पष्ट मेरा मानना है कि सरकारें आपको बेहतर वातावरण दे सकती हैं, सरकारें आपको विकास दे सकती हैं, लेकिन आपको आपके घर में नहीं बिठा सकती हैं। आपको अपने घरों को और अपनी जड़ों को स्वयं देखना होगा। उत्तराखंडी को ही उत्तराखंड को बनाना होगा। सरकार सिर्फ व्यवस्थाएं कर सकती है। सर, जिस तरीके से आज सम्मेलन भी किया गया, यदि इसी तरीके से सम्मेलन हो तो क्या लगता है कि जो बाहर लोग जॉब कर रहे हैं वो अपना योगदान उत्तराखंड को देंगे? निश्चित तौर पर इसका प्रभाव तो पड़ेगा। अब जैसे मैंने अपनी बात कही तो मैंने तो अपने आप में एक चिंगारी डाली है, पता नहीं किस पे आग लगा के बड़ा माहौल खड़ा कर दे। तो मैंने अपने मन की बात कही है। अब इतने सारे लोगों में कोई तो किसी के तो घर करेगी, कोई तो अपनी जड़ों की ओर लौटेगा।
तो कहीं ना कहीं अपनी जड़ों को सींचने का काम हमारा अपना काम है, ये सरकार नहीं कर सकती। सर बिल्कुल आपने सही कहा है कि आग लगाने के लिए चिंगारी की आवश्यकता होती है और वो चिंगारी कहीं ना कहीं आपने भरी है, तो क्या आपको उम्मीद है कि जो बाहर लोग यहाँ से काम कर रहे हैं उत्तराखंड में आएंगे और उत्तराखंड के जो उनके पुराने गांव हैं या घर हैं उनको फिर से एक तरह से खड़ा मैंने आपको करेंगे? उदाहरण भी दिए, मैंने अपने गांव से अपना उदाहरण दिया कि मैंने ये करके देखा है। मैंने जगह जगह लोगों को प्रेरित किया है, लोगों ने वहां पर अपने घर बनाने प्रारंभ किए हैं, गांव में जाना प्रारंभ किया है। मैं स्वयं अपने बच्चों को लेकर वहां जाता हूं। जब मैं चुनाव जीतता हूं तो मैं कोई वैष्णो देवी नहीं जाता, रामेश्वरम नहीं जाता, मैं जाता हूं अपने पितरों के पास, अपने गांव के देवता के पास। मैं जाता हूं अपने नरसिंह के पास, अपने नागरजा के पास, अपने मंजू घोष के पास। तो मैं अपने पितरों पे जाता हूँ। मैं चाहता हूँ लोगों में भी ये भावना घर करे, लोग भी घरों को वापस लौटे। बिल्कुल कहीं ना कहीं पलायन रोकने के लिए एक ये जरूरी है कि जो लोग हैं उनको भी समझना होगा कि वो यहाँ से पलायन न करें, और यदि पलायन अपनी जॉब के लिए कर रहे हैं या फिर रोजगार के लिए कर रहे हैं तो उनको कहीं ना कहीं उत्तराखंड के लिए भी योगदान देना चाहिए। क्योंकि अभी आपने विनोद चमोली विधायक को सुना, उन्होंने किस तरीके से एक उदाहरण देकर कहा कि जब भी वो चुनाव जीतते हैं तो कहीं ना कहीं अपने पैतृक गाँव जाते हैं, ना कि वो किसी मंदिर जाते हैं ना फिर वैष्णो देवी जाते हैं, बल्कि वो सीधे अपने पैतृक गाँव पहुँचते हैं और पैतृक गाँव में जाकर अपने देवताओं के पास जाते हैं और उनसे कहीं ना कहीं उसका धन्यवाद भी ज्ञापित करते हैं। तो इसी तरीके से कहीं ना कहीं जनता को उत्तराखंड से जुड़ने के लिए ये एक प्रेरणा लायक है कि कहीं ना कहीं जो लोग प्रवास कर रहे हैं उनको उत्तराखंड के लिए भी योगदान देना हो। 9 नवंबर से राजधानी देहरादून की परेड ग्राउंड में युवा महोत्सव शुरू होने जा रहा है और इस कार्यक्रम को लेकर युवा कल्याण निदेशक प्रशांत आर्य ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा तैयारियां पूर्ण रूप से कर ली गई हैं। ये महोत्सव 9 से 14 नवंबर तक राजधानी देहरादून स्थित परेड ग्राउंड में चलेगा। उन्होंने कहा कि चूंकि प्रदेश में राष्ट्रीय खेलों का आयोजन होने जा रहा है, इसलिए युवा महोत्सव की थीम में राष्ट्रीय खेल भी शामिल किए गए। खेल एवं युवा कल्याण निदेशक प्रशांत आर्य ने कहा कि युवा महोत्सव की इस वर्ष की ही जो थीम है इनोवेशन इन स्पोर्ट्स साइंस पर आधारित है और इसके लिए महोत्सव में स्पोर्ट्स साइंस की प्रदर्शनी भी लगेगी, जिसका लाभ हमारी युवा पीढ़ी को खेल और विज्ञान का समग्र ज्ञान प्राप्त हो सकेगा। ये अब देखिए एक उद्देश्य रखा गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे जिसमें गायक पवनदीप राजन और साथ ही साथ ये पवनदीप राजन हैं, पांडवास बैंड है, मीना राणा हैं, विवेक नौटियाल हैं, उनके समेत कई अन्य लोग कलाकारों के साथ यहाँ अपनी प्रस्तुतियां दी गई। और युवा महोत्सव में खान पान को लेकर भी विशेष स्थान यहाँ पर दिया गया है और खासतौर पर पहाड़ी व्यंजनों की व्यवस्था की गई है। साथ ही बच्चों के मनोरंजन के लिए भी कई जो स्पोर्टिव एक्टिविटीज हैं वो रखी गई। युवा महोत्सव जैसे भारत सरकार का युवा कल्याण मंत्रालय जो है वो इसको काफ़ी समय से हम करते हैं। इस कार्यक्रम को इसलिए करते हैं कि युवाओं के मध्य में हमारा जो कल्चरल और बाकी टीम एस्पेक्ट्स हैं उसको हम मजबूत कर सकें। उसी क्रम में युवा महोत्सव का कल हम प्रारंभ करा रहे हैं राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का। मैं आप बता दूं ये ब्लॉक से और जिले से होने के बाद, चयन होने के बाद राज्य स्तर पे आयोजन होता है। तो ये राज्य स्तर का जो टीम्स हमारा फाइनलाइज होती हैं ये उनका इवेंट वाइज उनको फिर हम लोग नेशनल के लिए पार्टिसिपेट करने के लिए भेजते हैं। नेशनल में हमारे जनवरी में जो नेशनल होगा युवा महोत्सव, तो उसमें हमारा पार्टिसिपेशन अच्छा रहा है और हम अपना इवेंट में हम जो मेडल जरूर लाते हैं। ये है युवा महोत्सव की बात। इसी के साथ इस बार जो थीम है वो है हमारा यूथ साइंस एंड इनोवेशन। तो उसके लिए भी हम लोग स्टॉल्स लगा रहे हैं, साथ में हमने स्पीकर्स बुलाए हैं अलग अलग तरह के। और चूंकि राष्ट्रीय खेल का आयोजन करा रहा है राज्य, तो इसको कोशिश करी है कि इस बार जो साइंस है उसको हम लोग स्पोर्ट्स के साथ कनेक्ट करते हुए यहाँ के बच्चों के लिए, चाहे वो कॉलेज के हैं, चाहे स्कूल के हैं, प्लेयर्स हैं, स्टेडियम के, स्पोर्ट्स हॉस्टल के बच्चे हैं, उनको हम स्पोर्ट्स साइंस से रूबरू करा रहे हैं पहली बार युवा महोत्सव के माध्यम से। वित्तीय वर्ष 2024-25 में यहाँ पूंजीगत मद में 15 अक्टूबर तक यानी कि 6 माह से ज्यादा समय बीतने के बाद भी मात्र 3,140 करोड़ की राशि खर्च की जा सकी है। और जबकि पिछले वित्तीय वर्ष में अगर बात करें, पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में ये काफी कम है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में यहाँ पहली छमाही में ही 4800 करोड़ की राशि खर्च की गई थी। अब वित्तीय वर्ष की दूसरी छमाही की शेष अवधि में 11,000 करोड़ से भी ज्यादा खर्च करने का
दबाव सरकार पर है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में विकास योजनाओं और यहां परिसंपत्तियों के निर्माण कार्यों के लिए पूंजीगत मद में 14,857 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है और इसमें से यहां 4,489 करोड़ की ही जो यहाँ आप देखिए राशि है विभागों को खर्च करने के लिए आवंटित की जा चुकी है। बजट खर्च के आंकड़ों पर नजर डालते चलें तो चालू वित्तीय वर्ष की पहली छमाही में ही आप देखिए बजट आवंटन में से मात्र 3,150 करोड़ रुपए के उपयोग में लाए जाने की बात आई थी। विभागों की माने तो वर्तमान वित्तीय वर्ष की पहली जो तिमाही है यानी कि अप्रैल से लेकर जून महीने तक लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने के विकास कार्यों की गति ढीली हो गई और सचिव वित्त दिलीप जावलकर ने कहा कि केंद्र में नई सरकार बनने से केंद्र से बजट देरी से आया है और मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री समय समय पर इसकी समीक्षा करते हैं। आर्थिक स्थिति मजबूत करने पर फोकस है। खनन से काफी आमदनी हुई है। जीएसटी में उम्मीद है और ज्यादा कम प्राप्ति हुई है। इस तरह से अब अटकलें ये लगाई जा रही हैं कि ज्यादातर काम हो, इसके लिए फोकस किया जा रहा है। नहीं देखिए, उसमें 2-3 चीज़ें जैसे मैंने बता दिया था। एक तो हम लोगों के यहाँ पर वो वेदर जो है हमारा काफ़ी इस बार ख़राब रहा है, नंबर 1। दूसरा जो मैंने कहा हुआ था कि इलेक्शन से हमारे यहाँ पर भी व्यय का स्थिति जो है वो प्रभावित हुई है। तीसरा ये है कि जो हम लोग व्यय की जब एक प्रोजेक्शन करते हैं, उस प्रोजेक्शंस में हम लोग भारत सरकार से भी कितनी धनराशि हमें अवमुक्त होगी उसका भी जो है एक कंपोनेंट वो भी होता है। क्योंकि भारत सरकार में भी नई गवर्नमेंट फिर से स्थापित हो गई है, उनके रिलेटेड स्लेट से आए हुए हैं, तो स्वाभाविक है कि सभी राज्यों में इस बार व्यय का जो प्रमाण जो है वो थोड़ा आगे खिसक जाएगा और हमारे राज्य में भी उसी तरह की स्थिति है। लेकिन हाँ, किसी भी तरीके की कॉम्प्लिसेंसी की आवश्यकता नहीं है। हम लोगों के पास जब पर्याप्त धनराशि है तो उसका ससमय उपयोग कर लेना चाहिए और माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय वित्त मंत्री जी भी उसको समय समय पर जो है उसकी समीक्षा कर दे रहे हैं। हम लोगों को साथ ही में ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। जो हमारे खुद के आय के संसाधन हैं उन पर हम लोग चाहते हैं कि बहुत ही अच्छी हमारी एक ग्रोथ दिखे, बहुत अच्छी हमें वृद्धि दिखे उसमें। उसके लिए भी हम लोगों को प्रयास करने की आवश्यकता है। इस बार खनन से जो धनराशि हम लोगों को प्राप्त हुई है वो बहुत ही ज़्यादा बहुत एनकरेजिंग है। हम चाहते हैं कि वही ग्रोथ जो है हम लोगों को आगे बढ़ती रहे। जीएसटी की ग्रोथ उतनी नहीं दिख रही है, जो हम लोगों को अभी थोड़ा उस पर सोचने की ज़रूरत है, उस पर प्रभावी कार्रवाई करने की ज़रूरत है। इसकी मॉनिटरिंग निरंतर रूप से जो है हमारे स्तर से हो रही है। विभागों को निर्देश दिए जा रहे हैं, जहां आवश्यकता है वहां पर हमारे पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स है या फिर हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव्स है, उनकी आवश्यकता के अनुसार उनकी मदद ली जाती है। उनका तो वन आरक्षी प्रतीक्षा सूची में चयनित जो युवा हैं यानी कि बेरोजगार युवाओं द्वारा वन विभाग का घेराव किया गया। चयनित अभ्यर्थियों द्वारा वन विभाग पर यहां आरोप लगाते हुए कहा गया कि भर्ती प्रक्रिया संपन्न होने की 4 महीने बीत जाने के बावजूद उन्हें नियुक्ति नहीं मिल पाई है। युवाओं और आप देखिए किस तरह से उन्होंने अपनी बात रखी है। युवाओं पर ज्यादातर फोकस करने की बात हुई थी, लेकिन युवाओं ने मुख्य मांग ये रखी है कि जब तक वन विभाग सभी जो आरक्षी हैं उनकी नियुक्ति नहीं देता तब तक ये आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा। आंदोलन के पहले दिन मुख्य वन संरक्षक, मानव विकास संस्था एवं कार्मिक प्रबंधक मीनाक्षी जोशी खुद युवाओं के बीच पहुंची, लेकिन उनके आश्वासन के बाद भी युवाओं ने आंदोलन जारी रखा। युवाओं का आरोप है कि वन विभाग नियुक्ति को लेकर कोई जवाब नहीं दे रहा। उन्होंने विभाग पर भावनाओं और उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगा दिया। चयनित छात्रों ने विभाग पर मानसिक, सामाजिक, आर्थिक रूप से उत्पीड़न का भी आरोप लगाया। ज्वाइनिंग नहीं दे रहा है वन विभाग। हम यहाँ पर सर 6 तारीख से हमारे साथ के जितने भी कैंडिडेट थे जिनका यहाँ पे फॉरेस्ट गार्ड वेटिंग में सिलेक्शन हुआ था, तो हम 162 कुछ बच्चे हैं। हमारा 19 जुलाई को रिजल्ट आ गया था और हमारे 4 महीने से ऊपर होने वाले हैं और अभी तक सर हमें नियुक्ति की कोई बात ही नहीं हुई है। और जब भी मतलब हम लोग आते हैं, विभाग आते हैं या UKPSC भी हम लोग गए हैं, तो इन लोग का यही कहना है कि मतलब अंदर ही अंदर हमें कहीं ना कहीं मतलब गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं कि आज यहाँ पे जाओ, ये मतलब तुम्हारा ये काम, अंदर ही अंदर अलग अलग चीज़ें बोली जा रही है हमसे। और यहाँ पे 6 तारीख से जो हम लोग बैठे हैं, कोई भी अधिकारी अंदर से आया नहीं है हमसे पूछने के लिए कि मतलब तुम्हारी क्या मांगे हैं।
हमारे साथ भी बहुत सारे बच्चे सर दूर दूर से हैं। आपको पता है कि उत्तराखंड में एक गवर्नमेंट जॉब निकालने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। एक स्टूडेंट, गरीब स्टूडेंट ही बोलेंगे हम सर, फाइनेंशियली इतना स्टेबल कोई नहीं होता है या इतनी अच्छी कंडीशन नहीं है हम बच्चों की। उसके बावजूद हम लोग इतनी दूर दूर से यहाँ पर आ रहे हैं। सीवान जनपदों से आ रहे हैं, पिथौरागढ़ से, मैं खुद उत्तरकाशी से अभी पहुंची हूँ मैं यहाँ पर। लेकिन कोई भी अधिकारी सर हमारी मांग सुनने के लिए यहाँ पे तैयार नहीं है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि हमें जल्दी से जल्दी ज्वाइनिंग दे दी जाए। 4 महीने से ऊपर का समय हो चुका है। बस आप लोग इतना ज़रूर सोचिए कि अगर आपकी सैलरी 1 या 2 महीने के लिए अगर लेट हो जाए या रुक जाए तो आप लोगों को कितना बुरा लगता है। लेकिन हम बच्चे, हमारी तो दिवाली भी ऐसे ही गई और गाँव में जितने लोग बधाइयाँ दे रहे थे सभी लोगों को पता था कहीं ना कहीं कि इनका सिलेक्शन हो चुका है। लेकिन अब डाउट में आ रहे हैं। अब खुद के पेरेंट्स हमारे डाउट में हैं, खुद वो पूछने कि तुम्हारा सच में रिजल्ट आया था, तुम्हारा सच में सिलेक्शन हुआ था। लेकिन अब थोड़ा डाउट में तो है सर। तो हमारा ये कहना है कि हम गाँव घर में हम जा रहे हैं, लोगों से जितनी भी बधाइयाँ मिली हैं, हम ये चाहते हैं कि हम वो अब डाउट में ना रहे, मतलब उनकी नज़रों में हम डाउट में ना रहें। हमें जल्दी से जल्दी ज्वाइन हो जाए। और हम अपनी मांग, हमारी जो मांग है वो नक्की है जो हमें राज्य स्थापना रजत जयंती उत्सव वर्ष की ही यहाँ उपलक्ष्य में नगर निगम रुद्रपुर द्वारा स्वच्छता ही सेवा महाअभियान एवं जागरूकता अभियान चलाया गया। गांधी पार्क से स्वच्छता अभियान और स्वच्छता जागरूकता रथ को जिलाधिकारी एवं प्रशासक नगर निगम उदयराज सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जिलाधिकारी ने सभी को राज्य स्थापना रजत जयंती की शुभकामनाएं और बधाई देते हुए कहा कि हमें प्रदेश की सर्वांगीण जो विकास है उसके लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई और आज हम राज्य स्थापना की रजत जयंती मना रहे हैं। उन्होंने लोगों को अपने घर, मोहल्ला, शहर को स्वच्छ रखने में महत्वपूर्ण योगदान देना और अपने साथ दूसरे लोगों को भी स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के लिए बेड़ा उठाने की बात कही। उन्होंने कहा कि ना हम कूड़ा करेंगे ना करने देंगे की थीम को लेकर समाज को जागरूक करना बहुत जरूरी होगा। शासन के जो निर्देश हैं प्लस हम लोगों ने जो प्लान बनाया है उसके हिसाब से आज का दिन हम लोग स्वच्छता महाअभियान के लिए रखा है। और अभी सारे सफाई के स्टाफ, यूथ के जो प्रतिनिधि हैं, स्वैच्छिक संगठन है, जनप्रतिनिधि हैं, सारे लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं और हम लोग इसको 2 पार्ट में शहर को बांट करके स्वच्छता का अभियान चलाएंगे। पूरे 1 सप्ताह चलेगा। आज से हम लोगों ने शुरुआत की है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि लोगों में जागरूकता भी पैदा करना है और सफाई भी करना है। लोग सार्वजनिक स्थलों को गंदा न करें, नियत स्थल पर कूड़ा फेंकें। हमारी जिम्मेदारी है कि हम रोज प्रतिदिन इस शहर को सड़क, नाली, मोहल्ले, पार्क, मैदान सबको साफ रखें। और उसी की कड़ी में आज ये पूरी भीड़, पूरा स्टाफ इकट्ठा है। इसमें तमाम स्वैच्छिक संगठन भी हैं। आज हम लोगों ने ये कार्यक्रम रखा है और सभी अपने कर्मचारियों से ये अपील की है कि जो भी लोग यहाँ उपस्थित थे, जनप्रतिनिधि, यहाँ की जनता, कि हम लोग स्वच्छता अलग को जगाए रखेंगे और इस शहर को आने वाले समय में इस प्रदेश का में नंबर 1 रखने के लिए, साथ ही साथ जो देश की स्वच्छता रैंकिंग है उसमें भी हम लोग जो बहुत ही सम्मानजनक रैंक होगी उसको प्राप्त करने के लिए। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में पूर्व विधायक हरभजन सिंह चीमा के नेतृत्व में काशीपुर के ही LD भट्ट राजकीय और उप जिला चिकित्सालय में मरीजों को फल वितरित किए गए। इस अवसर पर पूर्व विधायक ने कहा कि उत्तराखंड को राज्य बने हुए 24 वर्ष हो चुके हैं और 25 वर्ष में उत्तराखंड प्रवेश कर रहा है। इस दौरान उत्तराखंड बनने के बाद जो भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड में विकास की गंगा बहाई वे किसी से छुपी हुई नहीं है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में ही नहीं पूरे भारतवर्ष में ही यहाँ विकास हो रहा है। आदरणीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सड़कों का जाल, गरीबों को फ्री राशन और लोगों के लिए आयुष्मान योजना जैसी कई योजनाएं उनके द्वार पर चलाई जा रही हैं। और इसी के साथ उत्तराखंड के युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड विकास की ओर अग्रसर है। देखिए, राष्ट्रीय स्थापना दिवस जो हम अपने प्रदेश का मना रहे हैं, उत्तराखंड का, उसको 24 साल हो गए
और 25वां साल लगने वाला है। तो इतने लंबे समय में हम लोग तो ये सोचते थे कि भाई शायद जैसे उत्तर प्रदेश के समय में बोल देते थे, करते कुछ नहीं थे, होता कुछ नहीं था। पहले तो बोलना ही मुश्किल था, जबकि मुख्यमंत्री उत्तराखंड के बनते थे। एनडी तिवारी भी मुख्यमंत्री बने, 3 मंत्री मुख्यमंत्री यहाँ के बने, लेकिन यहाँ का विकास नहीं था। आज जब से 25वां साल लगने वाला है, अभी 24 साल होने वाले हैं, इसके अंदर जितना विकास उत्तराखंड का हुआ है उस सब से आप वाकिफ़ हैं। हमारा प्रयास रहेगा कि यहाँ पे जो अस्पताल में जो दवाइयों की जो कमी है उसको पूरा किया जाए, ताकि मेडिसिन हर समय अवेलेबल हो यहाँ पे, और विशेषज्ञ जो चिकित्सक हैं जिनकी कमी हो, जैसे आई सर्जन है तो उनको लाने का प्रयास किया जाएगा। और जो भी रेडियोलॉजिस्ट जो हमारे अभी रिटायर हुए हैं तो प्रयास किया जाएगा कि रेडियोलॉजिस्ट आए यहाँ पे। इस खुशी का अवसर है कि आज उत्तराखंड को हमारे स्थापित हुए 24 वर्ष पूरे हो गए और अब हम 25वें दिवस में जा रहे हैं। तो इसी खुशी में जो है आज सरकार के माध्यम से उनके आदेशानुसार सभी हमारे यहाँ पे भर्ती मरीजों को और ओपीडी और आईपीडी वाले पेशेंट्स को फल का वितरण किया जा रहा है, जिसमें हमारे माननीय विधायक जी भी यहाँ पे उपलब्ध हैं एवं मुख्य चिकित्सा अधीक्षक जी भी साथ में उपलब्ध हैं। कांग्रेस ने वन विभाग द्वारा बाबा तुंगनाथ की यहां देवडोली को रोके जाने को लेकर हिंदू सनातन धर्म की अनुयायियों की भावनाओं से खिलवाड़ करना बता दिया है। उत्तराखंड कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता या गरिमा महाराज सोनी ने कहा कि प्रतिवर्ष बाबा तुंगनाथ की देवडोली पारंपरिक रास्ते से होकर गुजरती है, तो ऐसे में वन विभाग के द्वारा उस मार्ग पर गेस्ट हाउस बनने से भगवान तुंगनाथ की डोली को आगे बढ़ने नहीं दिया गया है, जिस वजह से कई घंटों तक बाबा की डोली भक्तों के कंधों पर ही रही और कड़ी जद्दोजहद के बाद डोली को आगे बढ़ने का रास्ता दिया गया। और कांग्रेस मुख्य प्रवक्ता ने इसे सरासर वन विभाग के अधिकारियों की भगवान तुंगनाथ की शान में सरकारी हनक और अभद्रता बताया है। गरिमा दासोनी ने बताया कि दरअसल 4 नवंबर को तृतीय केदार भगवान तुंगनाथ के कपाट शीतकाल के लिए बंद हो गए, जिसके बाद बाबा की डोली को रात विश्राम के लिए चौपता लाया जा रहा था और यहां से डोली को अगले पड़ाव यानी कि भनकुंड के लिए जाना था। यहां से ये पारंपरिक रास्ता जाता है। वन विभाग की यहाँ भूमि है, जहां पर विभाग ने स्थायी टेंट लगा दिए। जब टेंट खोला गया तब जाकर डोली आगे बढ़ पाई। दासोनी ने कहा कि वन विभाग के द्वारा की गई ये गुस्ताखी अष्टम्भ है और दासोनी ने कहा कि वन विभाग के अधिकारी बताएं कि आखिर देव डोली के गुजरने से वन विभाग का क्या नुकसान हो रहा था। बाबा तुंगनाथ के साथ साथ केदार घाटी के लोग भी इस बात का सबक धामी सरकार को जरूर देंगे। नहीं, बिल्कुल इस तरह का एक्सेप्शनल केस जहां स्वयं भगवान की डोली जा रही है, देवताओं की हमारी डोली जा रही है, उसमें मुझे नहीं लगता कि कोई जो है वन विभाग की भूमि को या जंगलों को नुकसान पहुंचा रहा था। ये बिल्कुल हानिकारक नहीं था, कोई हानि किसी को नहीं पहुंचाई जा रही थी। तो ऐसे में ये अपना जो हनक दिखाने की आदत वन विभाग को है, पता नहीं ये कब जाएगी और किसके इशारे पर ये देवडोली रोकी गई, कैसे अपने स्तर पर इन लोगों ने फैसला ले लिया। ये कहीं ना कहीं हिंदू सनातन धर्म के अनुयायियों को, उसके मानने वालों के भावनाओं के साथ खिलवाड़ है। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए JK24/7 न्यूज के साथ।